मेरी बेटी नंदिनी बहुत आलसी थी। घर के कामों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। शादी के बाद मेरे दामाद ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलतीं। नंदिनी बचपन से बहुत लाड प्यार में पली थी, इसलिए उसे घर के काम करने की आदत नहीं थी। मैंने उसकी शादी 28 साल की उम्र में करवाई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे समझे और उसका ख्याल रखे। कई वर्षों की खोज के बाद मुझे एक अच्छा रिश्ता मिला। एक ऐसा लड़का जो अकेला था, अच्छी नौकरी करता था और अपना घर भी था। मुझे लगा कि यह रिश्ता मेरी बेटी के लिए एकदम सही रहेगा। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मेरे दामाद को महसूस हुआ कि नंदिनी को घर के कामों में दिलचस्पी नहीं है। वह उसे बार बार समझाते, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं दिखा। धीरे धीरे उनके घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं, जिससे मेरे दामाद थकने लगे। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और कहा, माँ, नंदिनी को समझाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं तुरंत उनके घर चली गई। वहां जाकर देखा कि नंदिनी बहुत आलसी हो गई थी और घर के छोटे मोटे काम भी नहीं कर रही थी। मैंने नंदिनी को प्यार से समझाया, बेटा, घर के काम सिर्फ किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होते। शादी के बाद दोनों को मिलकर एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। उसने मेरी बात सुनी और धीरे धीरे उसने खुद को बदलने का प्रयास किया। जब मैं 2 दिन वहां रुकी और उसे सही तरीके से गाइड किया, तो उसने कुछ बदलाव दिखाना शुरू कर दिया। फिर जब मैं वापस जाने लगी, तो नंदिनी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, अभी मत जाओ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि प्यार और सही मार्गदर्शन से कोई भी आदत बदली जा सकती है। धीरे धीरे नंदिनी ने घर की जिम्मेदारियों को निभाना सीख लिया और अब वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही है। मैं नंदिनी की आलसी आदतों को अच्छी तरह जानती थी। पिछले 2 दिनों में मैंने देखा कि उसने तो काम से पूरी तरह हाथ खींच लिया था। उसकी यह आदत देखकर मुझे चिंता होने लगी कि कहीं मेरा दामाद इस स्थिति से परेशान होकर कोई बड़ा निर्णय न ले ले। वे काफी शांत स्वभाव के थे और चुपचाप सब कुछ सह रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि कभी न कभी धैर्य का बांध टूट सकता है। मुझे लगा कि समय रहते नंदिनी को सही दिशा में लाने की जरूरत है, इसलिए मैंने कुछ दिन और वहीं रुकने का फैसला किया। उस दिन शाम को जब मेरे दामाद ऑफिस से घर लौटे, तो मुझे देखकर थोड़ा हैरान रह गए। मैंने उन्हें चाय दी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, सासू माँ, आप तो सुबह जाने वाली थीं, फिर अचानक रुकने का फैसला क्यों किया? मैंने हल्के मजाकिया लहजे में कहा, क्या मेरे यहाँ रहने से आपको खुशी नहीं हो रही? वे तुरंत बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप जल्दी जाने की तैयारी कर रही थीं और अब अचानक रुक गईं, इसलिए पूछा। फिर वे मुस्कुराए और बोले, वैसे आपके रहने से तो मुझे फ़ायदा ही हो रहा है। पिछले 2 दिनों से आपके हाथ के स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा हूँ। शादी के बाद से अब जाकर मैंने पेट भरकर खाना खाया है। उनकी बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि नंदिनी अभी तक अपने पति का पूरी तरह ख्याल नहीं रख पा रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ दिन और रुकूंगी, ताकि नंदिनी को घर के कामों में और बेहतर बना सकूं। मेरे दामाद हंसकर बोले, अगर आप यहाँ हमेशा रहने लगें तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि मुझे लगता है कि अगर माँ घर में रहेंगी तो नंदिनी भी धीरे धीरे उनकी तरह सीख जाएगी। जब मैंने देखा कि मेरे यहाँ रहने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने और कुछ दिन रुकने का फैसला कर लिया। वैसे भी मेरी बेटी की शादी के बाद मैंने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया था। अब मुझे हर महीने पेंशन मिलती थी, रहने के लिए मेरा अपना घर था और अब मैं चाहती थी कि अपनी बेटी के साथ थोड़ा समय बिताऊं। देखते ही देखते मुझे वहां रहते हुए कई दिन हो गए। अब मैंने नोटिस किया कि पिछले 2 रातों से मेरे दामाद हॉल में ही सो रहे थे। मुझे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा और महसूस हुआ कि शायद कुछ सही नहीं चल रहा है। मैंने यह सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो मेरे दामाद को अपने कमरे से बाहर हॉल में सोना पड़ रहा है। क्या नंदिनी से उनका कोई झगड़ा हुआ था या फिर कोई और कारण था? मैंने तय किया कि बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगी। एक रात जब सब सो चुके थे, मैंने अपनी बेटी से बात करने का फैसला किया। धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। नंदिनी सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की थकान और चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान झूठी थी। क्या हुआ माँ, इतनी रात को? उसने धीरे से पूछा। मैंने उसके कमरे के अंदर कदम रखा और दरवाज़ा हल्का सा बंद कर दिया।
बेटा, 2 रातों से देख रही हूं कि तुम्हारे पति हॉल में सो रहे हैं। क्या कोई समस्या है? मेरे सवाल पर नंदिनी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने नजरें झुका लीं, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। नंदिनी, मैं तुम्हारी माँ हूं। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। वह चुप रही, लेकिन मैं उसकी आंखों में आंसू तैरते देख सकती थी। कुछ पल की खामोशी के बाद वह फुसफुसाई, माँ, बात बड़ी नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं। छोटी छोटी बातें? मैंने हैरानी से दोहराया। नंदिनी ने लंबी सांस ली और धीरे से बोली, माँ, शादी के बाद जब आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आई थीं, तब सब अच्छा था। लेकिन जब आप यहाँ ज्यादा दिनों के लिए रुक गईं, तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। मैं आपके सामने हमेशा सही बनने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको लगे कि मैं एक अच्छी पत्नी हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं हर चीज परफेक्ट नहीं कर पाती। उसकी आवाज कांपने लगी। माँ, जब आप घर में थीं तो मैंने हर काम आपकी तरह करने की कोशिश की, लेकिन कई बार मैं थक जाती हूँ। जब आप नहीं देखती तो मैं चीजें वैसे ही कर देती हूँ जैसे मैं सहज महसूस करती हूँ, और यही बात शायद मेरे पति को पसंद नहीं आ रही। मैंने ध्यान से उसकी बात सुनी। क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि मेरे यहाँ होने से तुम पर दबाव आ गया है? नंदिनी ने सिर झुका लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। अब मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। मैं समझ गई कि मेरी मौजूदगी से नंदिनी पर एक अनदेखा बोझ आ गया था। वह मेरे सामने खुद को साबित करने के लिए कोशिश कर रही थी, और शायद इसी दबाव में पति पत्नी के बीच दूरी आ रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। नंदिनी, जब तुम छोटी थीं तब भी क्या मैं तुमसे कहती थी कि सब कुछ परफेक्ट करो? उसने सिर हिलाया। नहीं, माँ। तो फिर अब क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शादी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। शादी का मतलब एक दूसरे को समझना और सहज रहना है। तुम्हें मेरी तरह बनना जरूरी नहीं है, तुम्हें खुद की तरह बनना है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि अगर मैं सब कुछ आपकी तरह नहीं करूंगी तो आप निराश हो जाएंगी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि यह मेरी जिंदगी है और मुझे इसे अपने तरीके से जीना चाहिए। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बिल्कुल, मेरी बच्ची। अगले दिन मैंने अपना सामान पैक किया। जब मेरे दामाद ने पूछा, माँ, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं, तो मैंने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि अब तुम दोनों को अपने तरीके से जीना सीखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब इस घर को तुम्हारी आदत पड़नी चाहिए, मेरी नहीं। मैंने देखा, नंदिनी की आंखों में राहत और शुक्रगुजारी थी। शायद अब वह सच में अपनी जिंदगी को अपनी तरह जीने के लिए तैयार थी। जब मैंने अपना सामान पैक कर लिया तो नंदिनी के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। वह चाहती थी कि मैं रुकूं, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि मेरा जाना ही उसके लिए सही होगा। मैं उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, माँ का स्नेह कभी दूर नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे दामाद भी चुपचाप खड़े थे। शायद उनके मन में कुछ अपराध बोध था, शायद यह एहसास कि उन्होंने अनजाने में ही नंदिनी पर दबाव बढ़ा दिया था। जब मैं दरवाजे की ओर बढ़ी तो पीछे से हल्की आवाज आई, माँ। मैंने पलट कर देखा। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। मैंने उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह सिसकते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है माँ, क्या मैं सच में अकेले सब संभाल पाऊंगी? मैंने उसके गाल पर हल्की थपकी दी। बिल्कुल, मेरी बच्ची। जब तुम छोटी थीं और पहली बार स्कूल गई थी, तब भी तुम रोई थीं। लेकिन देखो, आज तुम कितनी समझदार हो गई हो। हर माँ को एक दिन अपनी बेटी को उड़ना सिखाना पड़ता है। तुम्हारे पंख मजबूत हैं, सिर्फ तुम्हें खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। मेरी ये बात सुनकर नंदिनी ने अपनी आंखें पोंछीं और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती थी ये मुस्कान दर्द में भीग चुकी थी। रास्ते में मेरी सोच गहरी होती जा रही थी। मैं एक माँ थी, और माँ कभी भी अपने बच्चों से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती। ये दूरियां सिर्फ भौतिक होती हैं, दिल का रिश्ता तो हमेशा बना रहता है। लेकिन क्या सच में मैं सही कर रही थी? क्या मेरा चले जाना ही हल था? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? यह सवाल मेरे मन में घूमने लगा। मैंने महसूस किया कि कहीं न कहीं मैं खुद भी अपनी बेटी को अपनी छवि में ढालना चाह रही थी। मैं चाहती थी कि वह मेरी तरह परिपूर्ण गृहिणी बने, मेरी तरह हर काम को सही तरीके से करे। लेकिन हर इंसान का अपना तरीका होता है।
माँ का प्रेम त्याग में है। ये सोचते ही मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने फ़ोन उठाया और नंदिनी को एक आखिरी मैसेज भेजा, बेटा, जब भी ज़रूरत हो बस एक बार पुकार लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी, लेकिन तुम्हें अब अपनी दुनिया खुद बनानी होगी। जैसे ही बस आगे बढ़ी, मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूबने लगा था, लेकिन आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी अभी भी बाकी थी, जैसे किसी नई शुरुआत की उम्मीद। मैंने मुस्कुरा दिया। ये सिर्फ एक अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। बस अपनी गति से चल रही थी, लेकिन मेरे विचार कहीं और ही घूम रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल चुका था और हल्की चांदनी आसमान में बिखरने लगी थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मेरे दिल में कुछ गर्माहट थी। एक माँ के रूप में मैंने अपने कर्तव्य निभाए थे, लेकिन अब यह समय था कि मैं अपने जीवन के बारे में भी सोचूं। अचानक मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने स्क्रीन देखी। अविनाश कॉलिंग। अविनाश, ये नाम सुनते ही एक हल्की मुस्कान मेरे होठों पर आ गई। कैसी हो? फ़ोन उठाते ही उसकी आवाज़ आई, गहरी, स्थिर और वहीं पुरानी अपनापन भरी। मैंने हल्की सांस ली। ठीक हूँ, और तुम? जब तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। उसकी आवाज़ में वही पुरानी गर्माहट थी जिसने मुझे कई सालों से सहेज कर रखा था। अविनाश, मेरा पुराना दोस्त, मेरा हमदर्द और शायद मेरी अनकही कहानी। शादी के बाद भी हम कभी पूरी तरह से दूर नहीं हुए थे। जब भी जीवन ने मुझे कठिनाई में डाला, वह हमेशा एक साए की तरह मेरे साथ रहा। लेकिन हमारी कहानी कभी उस मोड़ तक नहीं पहुंची जहां हम अपने रिश्ते को कोई नाम दे पाते। अकेली क्यों हो? उसने अचानक पूछ लिया। मैंने खिड़की से बाहर झांका, जैसे खुद से सवाल कर रही हूं, क्या सच में अकेली हूं? फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हर माँ को कभी न कभी अपनी बेटी को छोड़ना पड़ता है ताकि वह अपनी दुनिया खुद बना सके। और तुम अपनी दुनिया कब बनाओगी? अविनाश की आवाज़ में हल्की गंभीरता थी। क्या मतलब? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, अब खुद के लिए जीने का समय नहीं आया? उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। क्या सच में अब मुझे खुद के बारे में सोचना चाहिए? क्या अब मुझे भी अपने लिए जीने का हक है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हाँ, शायद अब मैं भी अपने जीवन के बारे में सोच सकती हूँ। फ़ोन के दूसरी ओर हल्की हंसी सुनाई दी। अगर सोच लो तो बता देना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, इंतज़ार। कब तक तुम खुद को सिर्फ माँ और गृहिणी समझती रहोगी? तुम्हारी भी एक पहचान है, तुम्हारे भी कुछ सपने हैं। क्या मैं इन सपनों में अपना नाम जोड़ सकता हूँ? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह प्रस्ताव नहीं था, यह एक एहसास था। एक ऐसा एहसास जो मैंने कभी खुद के लिए महसूस करने की हिम्मत नहीं की थी। मैंने धीरे से जवाब दिया, शायद हाँ। फ़ोन के दूसरी ओर एक लंबी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक नई शुरुआत का वादा था। यह कहानी सिर्फ एक माँ के त्याग की नहीं है, बल्कि एक औरत की अपनी पहचान को दोबारा पाने की भी है। अक्सर एक स्त्री शादी के बाद, बच्चों के बाद अपने आप को भूल जाती है। वह दूसरों की दुनिया को संवारने में इतनी खो जाती है कि खुद की इच्छाएं, सपने और भावनाएं कहीं पीछे रह जाती हैं। लेकिन इस कहानी में जब नायिका ने अपनी बेटी के जीवन से एक कदम पीछे लिया, तो उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। अविनाश सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसकी भूली बिसरी भावनाओं का प्रतीक था। वह हिस्सा जो हमेशा उसके साथ था, लेकिन उसने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। अविनाश का प्रेम कोई नया प्रेम नहीं था, बल्कि वह वर्षों से चला आ रहा एक अनकहा रिश्ता था, जिसे अब समझने का समय आ गया था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि त्याग करना महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद को भूल जाना नहीं। हर किसी को अपनी पहचान और खुशी की तलाश करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी उम्र में हो, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट